Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next lecture, that is lecture number 15, Conquest of Mysore. अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूरोपियन इंडिया में आए, यूरोपियंस में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सुप्रीम बनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कैसे बंगाल से चालू किया। बंगाल, अवध एंड बाय एंड लार्ज इवन मुगल एम्पायर बाय बैटल ऑफ बक्सार इनके अंडर आ चुके थे एंड देयर आफ्टर दे स्टार्टेड टू टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स मैसूर। एंड वाई मैसूर ओनली, वाई नॉट मराठास, वाई नॉट सिख या फिर वाई नॉट एनी अदर पॉलिटिकल एंटिटी। तो यही चीज़ समझने के लिए आज हम लोगों को जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर है वो देखना है। एंड ये फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि व्हाट वर द एग्जैक्ट पॉलिसीज ऑफ हैदर अली एंड देयर आफ्टर टीपू सुल्तान। ये दोनों की पॉलिसीज, उसके पहले के वोडेयार राजा का रूल एंड फिर ये दोनों के पॉलिसी के वजह से ऐसे क्या रीज़न हुए कि जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर में इलेबोरेट इंटरेस्ट लेना चालू किया एंड मैसूर जो है उनको मराठा से भी बड़ा दुश्मन जो है समझा एंड जिसके वजह से अल्टीमेटली मैसूर के ऊपर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट करने चालू किए। तो विल रफली ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट। आज हम लोगों को हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है एंड देयर आफ्टर मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे, मंडे को लेक्चर नहीं हो पाएगा तो ट्यूसडे को वी आर गोइंग टू सी द एंग्लो मैसूर वॉरफेयर। तो लेट्स मूव अहेड, बट अगेन जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट रहेगा यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एज फार एज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर इज कंसर्न देन दिस इज द रफ लैंड ऑफ मैसूर। एक ज़माने में मिडीवल की सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला लैंड विजयनगर डायनेस्टी के अंडर था एंड विजयनगर डायनेस्टी कोलैप्स आफ्टर बैटल ऑफ तलाई कोटा 1565 में 5 दक्खनी सल्तनत केम टुगेदर एंड दे थोरोली डिफीटेड विजयनगर एम्पायर। इसके बाद में विजयनगर एम्पायर बाय एंड लार्ज 1640s तक चलता रहा, बट 1640s के बाद विजयनगर एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लोकल नायक। लोकल नायक मतलब वी हैव ऑलरेडी सीन नायका, देयर आफ्टर अमरम नायका एंड अय्यगारा सिस्टम इन मिडिवल इंडिया। तो ये जो नायक हुआ करते थे ये सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांडर थे विजयनगर डायनेस्टी के एंड ऐसे ही एक नायक है दैट इज बेसिकली वोडेयार किंगडम। एंड वोडेयार किंगडम ने पूरी की पूरी पावर है विजयनगर डायनेस्टी की वो कैप्चर करके अपने हाथ में ली थी एंड एक सेपरेट किंगडम ऑफ मैसूर अपने लिए कार्व आउट किया था। यही वोडेयार किंग अल्टीमेटली इन्हीं के अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान जो है बड़े हुए। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द इनिशियल फेज, बट इनको हमेशा से ही मराठास का एंड देयर आफ्टर इवन मुगल्स का फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन औरंगजेब एंटर्ड इनटू दक्खन एंड देयर आफ्टर फॉरेन पावर्स का खतरा जो है रहा ही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हम अब देख भी चुके हैं कि यहाँ पे फॉरेन पावर, मराठास एंड इवन मुगल सारे ही लोग जो है हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं। तो इसी एंगल में वी नीड टू सी हैदर अली। हैदर अली अल्टीमेटली जॉइन सर्विसेज ऑफ वोडेयार किंग समवेयर अराउंड 1741 एंड 1741 में मामूली हवलदार की पोजीशन से जो है वो ऊपर आया था। इनिशियल लेवल पे पहले हॉर्समैन था, फिर हवलदार बना, फिर फौजदार बना एंड अल्टीमेटली ही कैप्चर्ड the entire Vodeyar dynasty's political power itself. However, 1761 में when important king जो था he was basically चिक्का कृष्ण राजा। कृष्ण राजा जो है उनके मिलिट्री कमांडर थे, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे थे नान राजा। नान राजा को डिफीट करके हैदर अली ने वोडेयार किंगडम की पावर अपने अंडर ले ली। हाउएवर किंग जो है कृष्ण राजा उनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। ही वॉज कैरिंग आउट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट्स वाई हैदर अली जो है उसके साथ आपको कोई सुल्तान या फिर कोई और टाइटल जो एसोसिएटेड नहीं दिखाई देगा बिकॉज ही ऑलवेज प्रोक्लेम दैट ही वॉज वर्किंग फॉर कृष्ण राजा। ये बट कृष्ण राजा ऑब्वियसली वॉज हाउस अरेस्टेड एंड एवरी मेजर डिसीजन वॉज टेकन बाय हैदर अली हिमसेल्फ। ये चिक्का कृष्ण राजा अल्टीमेटली डाइड इन 1796 एंड 1796 में इसके मरने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने लिए सुल्तान का टाइटल लिया था। दैट्स वाई टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान बोला जाता है। तो दिस इज समथिंग टू बिगिन विथ एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ हैदर अली ये जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रहा है। हैदर अली वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर एंड इवन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर। एंड सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर के टाइम पे ही वॉज फॉल्डर ऑफ डिंडीगुल एंड इन दैट कैपेसिटी ही हैड हेल्प्ड फ्रेंच ऑल्सो। तो फ्रेंच के साथ जो रिलेशन हैदर अली के कल्टिवेट हुए थे दैट्स इनिशियल लेवल पे ही 1761 में जैसे ही इसके हाथ में पावर चली गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली के बीच के जो झगड़े जो है वो वहीं से बढ़ते हुए हम लोग को दिखाई दिए हैं। वो झगड़े कल करेंगे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स आर देयर बट दैट इज समथिंग फॉर टुमारो। आज के लिए हम लोग को बस इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो थोड़े बहुत कवर करने हैं। एंड हैदर अली एज वी हैव जस्ट डिस्कस पहले ही अवध में हो या फिर बंगाल हो, वहाँ के नवाबों ने जो चीज़ें की वही हैदर अली ने भी की।
हैदर अली ने धीरे धीरे ये एरिया कैप्चर करने के बाद, वोडेयार राजास को साइडलाइन करने के बाद यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्में करना चालू किया, जिसमें सबसे पहले रेवेन्यू सेटलमेंट में जो हेरिडिटरी लेवल के लैंडलॉर्ड थे लोकल, उनके राइट जो है वो उसने वापस लेने चालू किए। जिसकी वजह से हुआ क्या, देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन बिटवीन सेंट्रल किंगडम एंड प्रजा, दैट इज सब्जेक्ट। एंड इसका एक इम्पैक्ट आपको लेटर ऑन भी देखने को दिखाई देगा कि लेटर ऑन ये वाले एरिया में जमींदारी सिस्टम क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुई, बिकॉज जमींदार बचे ही नहीं थे। पहले हैदर अली एंड देयर आफ्टर टीपू सुल्तान, इन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रख के लोकल लेवल पे जो हेरिडिटरी लैंड होल्डर थे उनके राइट जो है वो रिमूव करने चालू किए, उनको अपने लैंड से रिमूव भी किया एंड अपने ऑफिसर, सेंट्रल ऑफिसर जो अपॉइंट करने यहाँ पे चालू किए। एंड देयर आफ्टर हैदर अली का जो रेन है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर द रिलीजियस टॉलरेशन, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंशिएंट में भी, मीडिएवल में भी, कि रिलीजियस टॉलरेशन वगैरह तो मॉडर्न कंसेप्ट है। उस जमाने में सारी ही नेसेसिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी। तो यहाँ पे नेसेसिटी क्या थी, तो ऑब्वियसली किंग जो है ही वॉज चिक्का कृष्ण राजा, हिंदू किंग, एंड आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट जो है वो भी हिंदू ही थे। एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज टुक केयर that he will not hurt, or any of his major administrative officer will not hurt the feeling of Hindus during his time period. Thereafter इसके military reform ये हमेशा से significant थे। हैदर अली from the beginning itself, since he was present during the first Anglo-French warfare and he was also present during the second Anglo-French warfare, second Anglo-French warfare में तो इसने participate भी किया था along with Dupleix, and that's why he was always aware कि military technology western countries की superior है, एंड उसको कॉपी करने की कोशिश हम लोग को हैदर अली के रेन में दिखाई दी है। सबसे पहले ही हैड ऑब्टेन द वेस्टर्न मिलिट्री नॉलेज फ्रॉम द फ्रेंच, थैंक्स टू हिज रिलेशन विद द फ्रेंच मिलिट्री कमांडर्स एज वेल एज फ्रेंच पीपल ड्यूरिंग हिज टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसने जो अपनी आर्मी है उसमें एक रिसाला सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करके रखी थी ना। यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया जो विजयनगर एम्पायर के अंडर था, और यहाँ पे फिडेलिस्टिक टेंडेंसीज डीप रूटेड थी। तो ये फिडेलिस्टिक टेंडेंसीज निकालने के लिए लोकल फ्यूडल लॉर्ड की पावर तो आपने खत्म कर दी, बट व्हाट अबाउट आर्मी, यही तो लोकल फ्यूडल लॉर्ड आपकी आर्मी भी तो संभाल रहे थे। एंड दैट्स व्हाई आर्मी जो है उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए ये रिसाला सिस्टम, कि जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड चले गए तो हैदर अली ने हजार लोगों की जो है बेसिकली 7 यूनिट बना के रखी थी। एंड फिर ये जो 7 यूनिट जो इसने बना के रखे थे, हर एक यूनिट को ये रिसाला बोला करता था। एंड ये 1000 यूनिट का जो ऑफिसर रहेगा वो कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं रहेगा, हैदर अली उसको डायरेक्टली क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। तो इसके वजह से हुआ क्या, कमांड सिस्टम ऑफ द आर्मी जो हमेशा से ही होनी चाहिए ये हम लोगों को दिखाई दी है। तो ये रिसाला सिस्टम काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड या फिर फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट जो आर्मी में इंडिया में हमेशा से ही आपको दिखाई देते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, वो चले गए थे। देयर आफ्टर ही हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश फाउंड्रीज एट डिंडीगुल। डिंडीगुल हमेशा से हैदर अली का स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। ही वॉज फौजदार ऑफ डिंडीगुल, एंड इन दैट कैपेसिटी डिंडीगुल में ही 1751 ऑनवर्ड उसने मॉडर्न फाउंड्रीज बनाना चालू किया था। फाउंड्रीज जो है ये प्लेस होता है जहाँ पे आप आयरन मेल्ट करोगे। आयरन क्यों मेल्ट किया जाएगा, बंदूकें बनाने के लिए, कैनन्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। एंड आफ्टर ही हैड ऑल्सो रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेवी। तो 1765 में पोर्तुगीज की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये 1765 के जो पोर्तुगीज की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट देयर वर टोटल 30 वॉरशिप जो हैदर अली के पास थी। अभी हम लोगों ने कल वाले ही लेक्चर में देखा हुआ था, शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 3 वॉरशिप थी, दैट इज घुराब। ये घुराब जो है इन्होंने पोर्तुगीज लोगों से ही लेके रखी थी, एंड ये जो घुराब जो है इसको इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने सर्टन मिलिट्री कैंपेन भी खेले थे। तो यही घुराब जो है जो शिवाजी महाराज के अंडर थी, वैसे ही टोटल 30 वॉरशिप जो हैदर अली ने फ्रेंच लोगों के पास से अपने पास लेके रखी थी। तो काफ़ी इलेबोरेट लेवल के मिलिट्री रिफॉर्म जो है वो हैदर अली ने करके रखे थे। एंड हैदर अली अल्टीमेटली डाइड इन 1782 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर। बट एज आई टोल्ड यू, वॉरफेयर थोड़ा बाद में करेंगे, पहले देखना तो पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्यों है। तो जो पहले 2 वॉरफेयर हुए थे, लेटर ऑन इसके लिंक्स बनाएंगे, वो इसीलिए हुए थे बिकॉज ऑफ द हैदर अलीज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिज एक्सटेंसिव कनेक्शन विद द फ्रेंच पीपल। एंड फिर इससे वर्स्ट सिचुएशन अगर किसी के अंडर हुई तो वो हुई टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान को अल्टीमेटली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म करना पड़ा बिकॉज इसी वॉरफेयर के बीच में पापा हैदर अली मर गए थे। एंड देयर आफ्टर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3rd and 4th एंग्लो मैसूर वॉर। बट इट वॉज नॉट ही हु वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, इट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका बैकरूम पॉलिटिक्स विच वॉज इम्पॉर्टेंट, विच वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात भी करेंगे। बट इन एनी केस टीपू सुल्तान जो है उसके भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नाउ टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान को हमेशा से ही
वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ आवर कंट्री भी माना जाता है। और ये क्यों, अभी आज हम लोग देखेंगे कि ये इसके बारे में जो बोला जाता है वो सही में है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड आफ्टर कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमको सर्टन डेमोक्रेटिक एलिमेंट या फिर वेलफेयर स्टेट के एविडेंसेस जो है वो दिखाई देते हैं। ऑन वन हैंड ही हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑल द पावर इन हिज नेम, बिकॉज खुद को टीपू सुल्तान इसने बोला था, बट एट द सेम टाइम इसमें इसने डेमोक्रेटिक एलिमेंट ला के रखे थे। अब कैसे, उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करते। तो सबसे पहले टीपू का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ही एच एच डोडवेल जिन्होंने बोला था कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रूलर टू अटेम्प्ट वेस्टर्न मैनेजमेंट टेक्निक इन द रेजिम। तो इसके लिए उसने क्या करके रखा था कि अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई वजीर वाली पोजीशन रखी ही नहीं थी। हमने मिडिएवल इंडिया में सल्तनत एंड उसके बाद मुगल्स में देखा था वजीर वाली पोजीशन वॉज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। एज लेट एज 1720s 30s एंड 40s में भी हमने देखा था कि सादत खान बरहानुल मुल्क, उसके बाद में फिर वजीर वाली जो पोजीशन है ये सफदरजंग, एंड आफ्टर वजीर वाली पोजीशन इवन हम लोग को शुजाउद्दौला में दिखाई दी है। बट ऑल ऑफ देम वेर अटरली वर्थलेस पीपल, बिकॉज उन्होंने मुगल एम्पायर को हार्म ही करने की कोशिश ज़्यादा की थी। एंड हैदर अली रियलाइज्ड इट कि वजीर वाली पोजीशन जो है इट इज़ ऑफ नो यूज़, वो जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उतना आपका किंगडम जो है वीक ही होगा। एंड ऐसा इसने वजीर वाला पोजीशन रखा ही नहीं था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने इसने बांट के रखा था। इसमें 7 मेजर डिपार्टमेंट थे एंड कुछ माइनर डिपार्टमेंट थे। हर एक डिपार्टमेंट का एक चीफ रहता था, एंड फिर ये जो चीफ है ही वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय हैदर अली, एंड ये जो चीफ है ही वॉज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द डिसीजन ऑफ हिज मिनिस्ट्री। बट यहाँ पे इसके नीचे हम लोग को 5 to 7 मेंबर का एक बोर्ड दिखाई दिया है। ये बोर्ड एंड आफ्टर वो चीफ है, जो भी डिसीजन लेगा उसकी जो डिस्कशन रहेंगे वो कैरी आउट करने चाहिए, एंड आफ्टर डिसीजन जो मेजॉरिटी वोटिंग से ही होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, दैट इज जो आपकी मीटिंग होती है उसमें क्या चल रहा है वो लिखा भी जाता है, उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलोगे, वो भी रिकॉर्ड किया जाता था एंड वो जो है हैदर अली के पास भेजा जाता था। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे एक डेमोक्रेटिक एंगल एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का काम जो है वो हैदर अली ने अपने टाइम पीरियड में करके रखा था। तो जो चीफ है दे वर देयर फॉर द एवरी डिपार्टमेंट। एवरी डिपार्टमेंट में हम लोग को आपको एक चीफ दिखाई देंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स दिखाई देंगे, एंड डेलिब्रेशन डिस्कशन जो ज़रूरी है, डिसएग्रीमेंट अगर रहेगा तो वो नोट डाउन किया जाएगा, दैट इज निगेटिव रिमार्क जो है वो लगाया जाएगा। एंड फिर ये सारे फाइल जो किसके पास भेजे जाएंगे, टीपू सुल्तान के पास जो है भेजे जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो क्या करके रखे हैं, मेंटेन करके रखे हैं। देयर आफ्टर एज आई टोल्ड यू यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वजीर और एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी हम लोगों को दिखाई देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7 डिपार्टमेंट, एज आई टोल्ड यू कि इनके 7 मेजर डिपार्टमेंट थे, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एज आई यहाँ पे लिख के भी रखा है, जैसे ट्रेजरी एंड मिंट डिपार्टमेंट को मीर खजाना कचेरी बुलाया करते थे, रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट को मीर असफ कचेरी बुलाया करते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट को मीर मिरान कचेरी बुलाया करते थे, कॉमर्स डिपार्टमेंट को मलिका तज्जर कचेरी बुलाया करते थे, मरीन डिपार्टमेंट को मीर याम कचेरी नाम से ये लोग बुलाया करते थे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है, एंड ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक एलिमेंट में दिखाई देगा। जैसे सुल्तान की पोजीशन इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्रीज है, अंडर आफ्टर डिपार्टमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन रखे जाएंगे, एंड सुल्तान प्राइम मिनिस्टर को क्या किए जाएंगे, सेंड किए जाएंगे। एंड दैट्स एच एच डुडवेल ने ये स्टेटमेंट भी देके रखा था कि हम लोगों को डेमोक्रेटिक एलिमेंट टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देते हैं। अदरवाइज जो भी डिपार्टमेंट हम लोग को दिखाई दिया है, चहलगनी में डिपार्टमेंट था, मुगलों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मनसबदारीज में भी डिपार्टमेंट थे, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में भी हम लोग को डिपार्टमेंट दिखाई दिए हैं। बट वंस डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड, डिपार्टमेंट का हेड वॉज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनीबडी। एंड आफ्टर किंग को जो है सिर्फ डिसीजन के बारे में बताया जाता था, इफ किंग एग्रीज एग्रीज, डज नॉट एग्री तो फिर डिसीजन बदला जाएगा। बट जो प्रॉपर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होने चाहिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, वो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देते हैं। देयर आफ्टर फिर अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमको यहाँ पे भी जो है 7 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जो वो दिखाई देते हैं। एंड हर एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस जो है उसमें चेक एंड बैलेंस मेथड भी इस्तेमाल की हुई है। अगेन ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम हम लोग को इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें तो शेरशाह सूर के एडमिनिस्ट्रेशन में एंड आफ्टर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है। अकबर ने प्रोविंशियल लेवल पे 3 ऑफिसर अपॉइंट किए थे, एक बख्शी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, सूबेदार जो सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि जो एक्चुअल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेगा, एंड आफ्टर दीवान रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। तीनों को अकबर अपॉइंट करेगा, तीनों अकबर को रिस्पॉन्सिबल हो गए,
इसका वजह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनी है तीनों में, एंड अकबर टाइम पीरियड ऑनवर्ड हम लोगों को रिवॉल्ट नहीं दिखाई दिया। ये एस्पेक्ट जो है सिग्निफिकेंट इतना था कि औरंगजेब लेटर ऑन 1681 से लेके 1707 के बीच में दक्खन में बैठा हुआ था 27 ईयर्स के लिए, बट फिर भी इन दैट 27 ईयर दिल्ली में एंड नॉर्थ इंडिया में बगावत हमको दिखाई नहीं दी है, रिवॉल्ट्स हम लोगों को दिखाई नहीं दिए हैं। तो वही वाला एस्पेक्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो प्रोविंसेस बने थे उसमें हम लोग को अब दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर दिखाई देते, एक असफ जो सिविल गवर्नर है, मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, एंड फौजदार, फौजदार क्या है, मिलिट्री गवर्नर है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड आर्मी वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये संभालेगा। अगेन ये क्या हुआ है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम के जो एविडेंसेस है वो हम लोग को दिखाई देते हैं। तो प्रोविंशियल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन भी टीपू सुल्तान ने काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे रिफॉर्म करके रखा हुआ था। एंड देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में अल्टीमेटली इतना ज़्यादा हम लोगों को तो आइडिया नहीं है, बट बाय एंड लार्ज डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मुगलों के टाइम पे जो हम लोगों को डिवीजन दिखा हुआ है कि बेसिकली एक शिकदार एंड देयर आफ्टर एक आमिल नाम का ऑफिसर लोकल लेवल पे होता था, तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे आमिल ऑफिसर दिखाई दिया है, बट जो मिलिट्री साइड है वो एग्जैक्टली कैसे मैनेज होती थी वो हमको नहीं पता। बट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आमिल दिखाई दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही वाला आमिल जो है लोकल लेवल पे रेवेन्यू असेसमेंट करना एंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम जो है वो करता था। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपू सुल्तान। देयर आफ्टर लैंड रेवेन्यू ऑफ द टीपू सुल्तान में टीपू सुल्तान ने अपनी पहले वाली पॉलिसीज, मतलब अपने पप्पा की पॉलिसी, हैदर अली की पॉलिसी, उसको कंटिन्यू रखने का काम किया था। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने के लिए उसने कभी भी मिडल मैन का जो है कोई भी सहारा नहीं लिया। तो जितने भी मिडल मैन थे, जागीरदार थे, वक्फ लैंड, इनाम लैंड के जो ग्रांटीज थे, उनकी पावर खत्म करना एंड उनके लैंड जो है कॉन्फिस्केट करके उसको डायरेक्टली अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाने का काम टीपू ने किया था। एंड एज आई टोल्ड यू, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आमिल नाम के ऑफिसर होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर, फिर वो लोकल लेवल पे जाते थे, वो लोकल लेवल पे जाके क्या करेंगे, सबसे पहले लैंड एसेस करेंगे, असेसमेंट करने के बाद जो है सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इनपुट कॉस्ट के नाम पे तक्का भी लोन देंगे। तो इन्होंने भी तक्का भी लोन जो है वो दे के रखे थे, एंड ये तक्का भी लोन देने के बाद जो है ये आमिल जो है उसके ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ाना एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ साथ रेवेन्यू सुल्तान का, मतलब टीपू सुल्तान का बढ़ाना। एंड टीपू सुल्तान का जो रेवेन्यू डिमांड है डिपेंडिंग अपॉन द लैंड, एकदम ही फर्टाइल लैंड है तो 50% तक का रेवेन्यू टीपू सुल्तान वसूलता था, बट अगर ऑर्डिनरी लैंड है तो 1/3 जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडिया का रेवेन्यू रेट है उतने का लैंड रेवेन्यू जो है टीपू सुल्तान ने वसूला हुआ था। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है एज फार एज टीपू सुल्तान इज कंसर्न। ही अल्टीमेटली रियलाइज्ड इट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिग्निफिकेंट पावर क्या है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज है, जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन है, एंड इन दैट कैपेसिटी इनके साथ अगर आपको लड़ना है तो आपको भी प्राइवेटाइजेशन करवाना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेड जो है वो अपने एम्पायर में बढ़ानी पड़ेगी। एंड फॉर दैट पर्पज धीरे धीरे इसने जो है गवर्नमेंट के अंडर सारे बिजनेसेस चलाने चालू कर दिए कि गवर्नमेंट जो है वही प्राइवेट एंटिटी बन के काम करेगा और उसी के अंडर सारे पावर है वो रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो भी मैसूर से जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, तो सैंडलवुड थी एंड देयर आफ्टर गोल्ड थी। तो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के ऊपर जो है पहले तो इसने मोनोपोलाइजेशन किया, मोनोपोलाइजेशन करने के बाद इसने जो है एक सेंट्रल कमर्शियल बोर्ड जो है बना। सेंट्रल कमर्शियल बोर्ड का काम क्या था कि जो भी आइटम मोनोपोलाइज किया है उसमें ट्रेड कैरी आउट करना, एंड वो ट्रेड कैरी आउट करने के लिए इसने एजेंट्स अपॉइंट किए। एंड ये एजेंट का काम क्या था, पर्शियन गल्फ, रेड सी, अफ्रीका एंड देयर आफ्टर चाइना में जाके जो है एम्बेसीज एस्टेब्लिश करना। तो मतलब वहाँ पे एम्बेसीज एस्टेब्लिश होंगी एंड देयर आफ्टर हैदराबाद, सॉरी मैसूर में सेरिंगपट्टनम वाज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, वहाँ पे ये कमर्शियल बोर्ड बैठेगा एंड ये कमर्शियल बोर्ड जो है सारा बिजनेस जो है मैनेज करेगा। तो कमर्शियल रिफॉर्म भी जो है इसने काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे करके रखे थे। एक प्राइवेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश जो है वो हम लोगों को टीपू के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है, एंड दैट इज समथिंग दैट वाज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा से यही प्रॉब्लम था विद टीपू कि टीपू ने जो डेमोक्रेटिक वेस्टर्न मीन्स अपने एरिया में चालू करवाए थे, अगर ये फैल जाते देन ऑब्वियसली वेस्टर्न काइंड ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों को इंडिया में हैदराबाद या फिर मैसूर वाले एरिया में ही दिखाई देता। एंड ये भैया यही वाले मैसूर वाले एरिया में अगर ये डेवलपमेंट हो जाता तो दे वुड हैव थ्रोन एंटायर ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। दैट और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि टीपू सुल्तान ने मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म करने की भी कोशिश की थी मराठास के साथ,
एंड इवन नाना फडणवीस वॉज रेडी फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वो अलायंस कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द मराठाज एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द मैसूर। बट अगर मैसूर मराठाज एक साथ आ जाते देन ब्रिटिशर्स जो इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाते। एंड क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज नाना फडणवीस एंड इवन टीपू सुल्तान, दे वर वन ऑफ द जीनियस पर्सन एंड दे अंडरस्टूड ब्रिटिशर्स इंडिया में एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। एंड इसी एंगल में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनके मेजर्स देखे हैं, लेटर ऑन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, उसके रिफॉर्म भी देखेंगे, एंड आफ्टर वी विल ब्रिंग एवरीथिंग टू 1799, दैट इज बैटल ऑफ दिस वन, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉरफेयर। बट इन एनी केस टीपू का असेसमेंट जो है वो यहाँ पे बनता है। तो एज फार एज असेसमेंट ऑफ द टीपू इज कंसर्न, एंड सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड। टीपू वॉज अ लर्न मैन, एंड ऑब्वियसली जब आपका लीडर एक लर्नड मैन रहेगा देन ऑब्वियसली उसके सारे ही डिसीजन जो है वो इमोशनल नहीं होंगे, वो क्या होंगे? स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के हिसाब से ही होंगे। एंड वही टीपू के साथ हुआ कि टीपू अल्टीमेटली रियलाइज कि वेस्टर्न कंसेप्ट इंडिया में कभी ना कभी तो आएंगे ही, तो रैदर देन सप्रेसिंग दिस कंसेप्ट, एम्ब्रेस दिस कंसेप्ट एंड मूव अहेड। एंड फॉर दैट पर्पज उसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी फिर अपने सेरिंगपट्टम में जो बेसिकली लगा के भी रखा था। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम विथ सर्टन रिस्ट्रेन। ये एक्चुअल डेफिनेशन है फ्रेंच लिबर्टी की, जिसको इंडिया में थोड़ा सा गलत तरीके से दिखाया जाता है। बट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखोगे तो प्रीएम्बल में आपको फ्रीडम कहीं नजर नहीं आएगा। प्रीएम्बल में हम लोगों को क्या सिक्योर करना है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और फ्रीडम वाला वर्ड जो है कभी भी आपको प्रीएम्बल में नजर ही नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज लिबर्टी का कंसेप्ट होता है फ्रीडम विथ कंस्ट्रेन, एंड दैट्स आपको हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिखाई देगा कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में बहुत सारे फ्रीडम आपको देके रखे हैं, बट हर एक फ्रीडम के साथ एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड है। एंड इवन टीपू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि लिबर्टी वाला कंसेप्ट जो फ्रांस में चल रहा है वही वाला कंसेप्ट अल्टीमेटली इंडिया में आज चल रहा है। लोगों में बस मिसनोमर है कि लिबर्टी मतलब एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम, तो ऐसा नहीं होता है। लिबर्टी का मतलब कंस्ट्रेन फ्रीडम, एंड यही वाली आइडिया टीपू में हमको दिखाई देती है व्हेन ही हैड प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम। इसके साथ साथ फ्रेंच लोगों की हेल्प मिले, बिकॉज उसके पापा को फ्रेंच लोगों का हेल्प था। वाई हिज फादर कुड बिकम सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी? बिकॉज ऑफ द मदद और हेल्प गिवन बाय फ्रेंच पीपल। एंड यही फ्रेंच पीपल की हेल्प के लिए टीपू ने इलेबोरेट कॉन्टैक्ट जो है फ्रेंच किंगडम के साथ भी करके रखे थे। पहले के ज़माने में लुई द 16 के साथ टीपू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे, एंड लेटर ऑन 1798-1799 के टाइम इवन नेपोलियन बोनापार्टी का राइज हो रहा था फ्रांस में, तो उसके साथ भी अच्छे कॉन्टैक्ट थे वाया टेलीरैंड। टेलीरैंड 1798-99 में फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। तो ये रिलेशन फ्रेंच के साथ हार्नेस करने के लिए आपको ये बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई मैं जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज एक रेवोल्यूशनरी फोर्स एक मोनार्क को सपोर्ट क्यों करेगी? एंड फॉर दैट पर्पस टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब भी यहाँ पे मैसूर में एस्टैब्लिश करके रखा था सेरिंगपट्टनम में। एंड वो एस्टैब्लिश करने के साथ साथ टीपू ने खुद को सिटीजन टीपू भी बोलना चालू किया था। एंड ये ट्री ऑफ लिबर्टी भी बाय एंड लार्ज उसी का पार्ट माना जाता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी जो है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये बजवर्ड हुआ करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ताकि वो रेवोल्यूशनरी फोर्स एक मोनार्कियल सपोर्ट या फिर मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन देखेंगे कि इलेबोरेट कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश हुए, कॉन्स्पिरसी भी हैच हुई, बट इंडिया में इसी टाइम पीरियड पे वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम मिलिट्री कमांडर ऑफ द ब्रिटेन दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली बैठा हुआ था। एंड लॉर्ड वेलेस्ली फोरसॉल दिस सिचुएशन, उसको पहले से ही भनक लग गई टीपू क्या कर रहा है। एंड रादर देन अलाउिंग टीपू एनी काइंड ऑफ द टाइम, इट वाज लॉर्ड वेलेस्ली जिसने अल्टीमेटली अपने सगे छोटे भाई आर्थर वेलेस्ली को भेजा मैसूर के ऊपर। एंड ये आर्थर वेलेस्ली लेटर ऑन काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। ही वॉज द पर्सन जिसने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया। एंड दिस आर्थर वेलेस्ली लेटर ऑन वॉज ऑल्सो गोइंग टू बिकम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन। तो ही वॉज लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो। बट उनकी सारी की सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी या फिर मिलिट्री कैलिबर जो है इंडिया में ही चेक हुआ था। एंड उनके वन ऑफ द फर्स्ट एनिमी was टीपू सुल्तान। तो दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड ऑफ द टाइम। बट ये 3 पॉइंट जो है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये 3 पॉइंट अल्टीमेटली शो करते हैं कि टीपू वेस्टर्न आइडियाज़ के लिए ओपन था। बट ओपन क्यों था? बिकॉज रेवोल्यूशनरी फ्रांस से सपोर्ट चाहिए था। एंड रेवोल्यूशनरी फ्रांस से तभी सपोर्ट मिलेगा जब आप मोनार्कियल सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट जाके कुछ काम करोगे। दैट इज दिस 3 वर्क। एंड अल्टीमेटली टीपू में हम लोग को एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी भी दिखाई देती है। ये मोस्ट प्रॉब्ली उसके पापा से ही आई होगी। एंड इवन ही रियलाइज कि अगर हम लोगों को राज्य चलाना है
तो मेजॉरिटी हिंदू का सपोर्ट लगेगा। तो 1791 में जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने सेरिंगपट्टनम के ऊपर अटैक किया था, मराठा फोर्सेस उनके साथ थे, एंड जो लोकल लेवल पे लूट मची उसमें मराठास के जो फोर्सेस थे उन्होंने श्रृंगेरी टेम्पल को डैमेज करने का काम किया था। इवन आइडल ब्रेकेज के भी एविडेंसेस है, बट वॉट एवर इट इज़ अल्टीमेटली टेम्पल को ग्रांट देने का काम जो वो टीपू सुल्तान ने करके रखा था। तो एक रिलीजियस टॉलरेंस वाला एंगल जो है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, एंड दैट्स समथिंग दैट सम्स अप द एंटायर पॉलिसीज ऑफ द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। एंड ये दोनों की पॉलिसी में अल्टीमेटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट हॉलमार्क नजर आएंगे कि सबसे पहले एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, रिलेशन विद द फ्रेंच, एंड देयर आफ्टर वेस्टर्नाइजेशन विद इन आवर कंट्री। एंड ये तीनों चीज़ें अगर किसी के लिए घातक रहेगी, लीथल रहेगी, तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दैट्स वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर वाले एरिया में अब इलाबोरेट इंटरेस्ट देना भी चालू किया, एंड मैसूर को अपने अंदर लाना जो है वो भी चालू किया। फॉर दैट पर्पस 4 एंग्लो मैसूर वॉरफेयर हुए। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ट्यूसडे, बट दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज आज के लिए। अगेन जाने से पहले, एज आई हैव टोल्ड यू इन यस्टरडेज लेक्चर, की जो डेडलाइन है हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन बैच की, दैट वी हैव एक्सटेंडेड टिल 8th of August एट योर रिक्वेस्ट ऑनली, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने वो मैसेजेस मुझे करके रखे थे कि सर इसको थोड़ा सा अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है एक्सटेंड कर दो। तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बात कर चुके, तो और अभी इसमें बात नहीं करेंगे। बट इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन ऑब्वियसली आई हैव माइसेल्फ स्कोर 304 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, सो आई नो इलेबोरेटली कि आपको ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं। सो जॉइन द बैच एज सुन एज यू कैन, यू स्टिल हैव अ टाइम, एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन गाइस प्लीज स्प्रेड द वर्ड दैट बैच इज स्टिल ओपन and it is about to get closed. So that will be it from my side guys. Again जाने से पहले you will get access to the PPT on the Telegram channel of us, and अगर कोई सवाल रहेंगे आपके then that you can ask me on the Instagram channel of mine. So thank you so much guys. We'll be stopping over here. We'll meet again on Tuesday now. Thank you so much guys. Thank you.